तो आज हमारे सामने एक बहुत ही अनयूजुअल सोर्स है। हाँ, ये जे कृष्णमूर्ति की किताब द बुक ऑफ लाइफ का एक रिव्यू है, लेकिन ये कोई लंबा चौड़ा एकेडमिक स्टाइल का रिव्यू नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने किताब के पूरे सार को एक इंस्टाग्राम रील की स्क्रिप्ट में बदल दिया हो। एकदम शॉर्ट, पंचिंग और टू द पॉइंट। और यही चीज इसे मजेदार बनाती है ना? हमारा काम है इस रील्स जैसे रिव्यू को डीकोड करना, सही। ये समझने की कोशिश करना कि इस किताब की असल आत्मा क्या है, इसका यूनिक मेथड क्या है और आखिर ये किसके लिए बनी है। मतलब हम इस छोटे से रिव्यू में छिपे बड़े आइडियाज को बाहर निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिव्यू की जो पहली बात दिमाग पर सीधे असर करती है वो है किताब का उसका फॉर्मेट। हाँ बिल्कुल, उसका फॉर्मेट। इसमें कोई लंबे लंबे चैप्टर्स नहीं है, बल्कि 365 छोटी छोटी टीचिंग्स है। मतलब साल के हर दिन के लिए एक। ये अपने आप में ही एक बहुत अलग अप्रोच है। ये फॉर्मेट सिर्फ एक डिजाइन चॉइस नहीं है, ये अपने आप में एक फिलॉसफी है। अच्छा। रिव्यू में एक लाइन है कि ये किताब लेक्चर नहीं देती, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा जगाती है। जगाती है। इसका मतलब साफ है, इसे एक बार में पढ़कर खत्म करने के लिए नहीं बनाया गया है। मकसद है रोजाना एक छोटी सी डोज के जरिए एक कांस्टेंट अवेयरनेस बनाए रखना। ये तो आज की दुनिया के लिए परफेक्ट है, जहां लोग जानकारी के बोझ तले दबना नहीं चाहते। एग्जैक्टली। और रिव्यू में लिखा भी है, एक दिन एक पेज। मुझे लगता है ये आज के अटेंशन स्पैन के लिए एकदम सही है। हाँ, बिल्कुल। ये भी कहा गया है कि किताब को कहीं से भी खोलो, वो वहीं से काम की लगेगी। सच कहूं तो मेरे लिए भी कभी-कभी एक पूरा चैप्टर पढ़ना पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। सबके लिए। लेकिन एक पेज, वो तो चाय बनाते बनाते भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है जिसे रिव्यू ने हाईलाइट किया है, शॉर्ट प्लस डीप। शॉर्ट प्लस डीप। हाँ, ये सुपरफिशियल ज्ञान नहीं है। हर छोटा सा पैसेज अपने आप में गहरा है। ये एक तरह से मेंटल एस्प्रेसो शॉट जैसा है। वाह। क्विक, पावरफुल और उसका असर पूरे दिन रहता है। आप सुबह एक पन्ना पढ़ते हैं और वो एक सवाल या एक आइडिया की तरह दिन भर आपके बैकग्राउंड में चलता रहता है। ओके, फॉर्मेट तो वाकई स्मार्ट है, पर व्हाट्स द एक्चुअल मैजिक? रिव्यू का जो सबसे गहरा हिस्सा है वो इस बात पर है कि ये किताब सोचो पर नहीं बल्कि देखो पर जोर देती है। ऑनेस्टली ये सुनने में थोड़ा पैसिव लगता है। क्या मतलब है इसका? सिर्फ देखते रहने से क्या होगा? यहीं पर इस किताब का पूरा सार छिपा है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। अच्छा। ज्यादातर सेल्फ हेल्प या आध्यात्मिक किताबें वो हमें अपने विचारों को मैनेज करने के तरीके बताती हैं। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदलो, एफर्मेशंस करो, किसी खास तरह से सोचो। हाँ सही है। बेसिकली वो हमें अपने मन के साथ एक तरह की कुश्ती लड़ना सिखाती हैं। लेकिन रिव्यू के मुताबिक कृष्णमूर्ति का तरीका एकदम उल्टा है। वो कहते हैं माइंड को ऑब्जर्व करो, कंट्रोल नहीं। मतलब जैसे हम सड़क पर चलती हुई गाड़ियों को देखते हैं, बिना ये सोचे कि कौन सी गाड़ी अच्छी है या बुरी, कौन तेज चला रहा है कौन धीरे, बस उन्हें आते जाते हुए देखते हैं। क्या कुछ वैसा ही अपने विचारों के साथ करना है? क्या बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल यही मतलब है। अच्छा। जैसे ही हम अपने किसी विचार को बुरा या नेगेटिव का लेबल देते हैं ना, हम उसके साथ एक लड़ाई शुरू कर देते हैं। हाँ। हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं और वो और ज्यादा ताकत से वापस आता है। देखने का मतलब है उस लड़ाई को शुरू ही ना करना। अच्छा। बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी विश्लेषण के, बस अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी रिएक्शंस को आते जाते देखना। और शायद इसी देखने की प्रक्रिया से एक दूरी बनती है। आप वो गुस्सा नहीं रह जाते, आप उस गुस्से को देखने वाले बन जाते हैं। प्रिसाइजली। और उसी दूरी में, उसी स्पेस में असली समझ पैदा होती है। आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि ये विचार कहाँ से आ रहे हैं, इनके पैटर्न्स क्या हैं। और ये हमें रिव्यू की एक और बड़ी बात पर लाता है। हाँ। कौन सी? कि ये किताब लोगों को धर्म, विश्वास और गुरु पर निर्भरता से दूर ले जाती है। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। जहां हमें हमेशा किसी बाहरी सहारे की तलाश रहती है, ये किताब कह रही है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। तो क्या ये सेल्फ रिलायंस की बात कर रही है? बिल्कुल। अगर आप इसे देखने वाले आइडिया से जोड़ें तो ये एकदम लॉजिकल लगता है। कैसे? जब कोई इंसान सीधे तौर पर अपने मन की हरकतों को देखना शुरू कर देता है तो उसे किसी बाहरी अथॉरिटी की जरूरत कम महसूस होती है जो उसे बताए कि क्या सही है और क्या गलत। अच्छा। वो अपनी सच्चाई खुद खोजने लगता है। तब किताब एक गाइड बुक नहीं रहती, बल्कि वो एक आईना बन जाती है। आईना। वो आपको जवाब नहीं देती, वो बस आपको आपकी असलियत दिखाती है ताकि आप अपने जवाब खुद ढूंढ सकें। ओके, ये आईना वाली बात बहुत दमदार है। आई गेट द थ्योरी नाउ। द मिरर शोज यू व्हाट्स देयर। बट लेट्स गेट प्रैक्टिकल। जरूर।
रिव्यू में डर, असुरक्षा और रिश्तों जैसे विषयों का जिक्र है। चलिए डर की बात करते हैं। हम सब डरते हैं, चाहे वो नौकरी खोने का डर हो या किसी को खोने का। बिल्कुल। सिर्फ देखने से डर कैसे कम हो सकता है? ये तो ऐसा लगता है जैसे हम कुछ कर ही नहीं रहे। ये एक बहुत वैलिड सवाल है। परंपरित तरीका क्या है? डर से लड़ना, बी पॉजिटिव कहना या उससे ध्यान भटकाना? हाँ, कृष्णमूर्ति का तरीका, जैसा कि रिव्यू से पता चलता है, वो है डर के अंदर जाना, उसे पूरी तरह से देखना। डर के अंदर जाना। हाँ, जब डर महसूस हो तो उसे सिर्फ डर का लेबल देकर भागो मत। देखो कि वो शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है। क्या पेट में कुछ होता है? क्या सांस तेज हो जाती है? मन में कौन सी कहानी चल रही है? कौन सी इमेजेस आ रही हैं? मतलब डर को टुकड़ों में तोड़कर देखना, उसकी एनाटॉमी को समझना। एग्जैक्टली। जब आप उसे बिना किसी प्रतिरोध के पूरी क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं तो आप पाते हैं कि डर असल में क्या है। अतीत की कोई याद या भविष्य की कोई कल्पना जो इस पल में एक फिजिकल सेंसेशन पैदा कर रही है। अच्छा। देखने की इस प्रक्रिया में ही डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि आप उसकी कहानी में उलझने के बजाय उसके मैकेनिज्म को देख रहे होते हैं। That's a powerful shift in perspective. और रिश्तों के बारे में क्या? रिव्यू में लिखा है बिना आसक्ति के रिश्ते, relationships without attachment। ये तो सुनने में बहुत ठंडा और अनलविंग लगता है। लगता है? क्या कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत आम मिसकंसेप्शन है। इसका मतलब प्यार करना छोड़ना नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है प्यार के साथ आने वाले बाय प्रोडक्ट्स को देखना। बाय प्रोडक्ट्स? जैसे जब हम किसी से प्यार करते हैं तो अक्सर उसके साथ जलन, अधिकार की भावना मतलब पोजेसिवनेस, खोने का डर, उम्मीदें, ये सब भी जुड़ जाता है। सही बात है। यही आसक्ति या अटैचमेंट है। देखने का अभ्यास हमें इन चीजों को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आपका पार्टनर कहीं बाहर गया है और फोन नहीं उठा रहा। ठीक है। एक विचार आता है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? फिर दूसरा, या शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। हाँ। फिर जलन, फिर गुस्सा। हाँ, ये होता है। ये विचारों की एक चेन रिएक्शन है। हाँ। अटैचमेंट का मतलब है इस चेन रिएक्शन में बह जाना। देखने का मतलब है पहले विचार के उठते ही उसे पकड़ लेना है। पकड़ लेना मतलब उसे पहचान लेना। ओके, ये डर का विचार है, बस उसे देखना बिना उस पर यकीन किए। तब आप प्यार से ऑपरेट करते हैं, डर से नहीं। यहाँ पर रिव्यू का सार बहुत कमाल का है। वो कहता है द बुक ऑफ लाइफ एक किताब नहीं, एक डेली मिरर है जिसमें आप अपनी कंडीशनिंग, डर और अटैचमेंट को देख सकते हो। ये आईने का रूपक ही इस किताब का सार है। आईना आपको बताता नहीं है कि आप अच्छे हैं या बुरे। वो आपको कोई सलाह नहीं देता। वो बस दिखाता है कि आप इस पल में क्या हैं। सही। रिव्यू के अनुसार ये किताब भी यही करती है। ये आपको कंफर्ट या सांत्वना नहीं देती, बल्कि ये पाठक को उसकी असल मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब दिखाती है। हमारे गहरे बैठे हुए प्रेजुडिस, हमारी आदतें, हमारे छिपे हुए डर, जिसे देखकर वो खुद बदलाव के लिए प्रेरित हो सकता है। मतलब बदलाव किसी बाहरी उपदेश से नहीं आता, अपनी सच्चाई को सीधे सीधे देखने से आता है। दिस साउंड्स इंटेंस। ये यकीनन कोई हल्की फुल्की बीच रीड तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि ये आईना आखिर है किसके लिए? मतलब कौन है जो इस तरह की रैडिकल सेल्फ ऑनेस्टी के लिए तैयार होगा? रिव्यू इस पर कुछ बहुत दिलचस्प बातें बताता है। वो कहता है कि ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ज्यादा समय नहीं है, जो रोज अपने दिमाग को रीसेट करना चाहते हैं। ठीक है। और यहाँ तक कि जो रील्स या शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, उनके लिए भी। शॉर्ट वीडियो क्रिएटर्स। ये कनेक्शन थोड़ा अजीब है। सोचकर देखिए, जो लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं वो जानते हैं कि 15 या 30 सेकंड में एक गहरा संदेश कैसे दिया जाता है। हाँ, ये तो है। वो कंसाइजनेस की ताकत को समझते हैं। शायद इसलिए ये किताब उन्हें पसंद आएगी, क्योंकि इसका फॉर्मेट वैसा ही है, शॉर्ट प्लस डीप। मेक सेंस। और रोज दिमाग को रीसेट करना तो आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। हम दिन भर बाहरी सूचनाओं से भर जाते हैं, न्यूज, सोशल मीडिया, ईमेल्स। ये किताब एक तरह का मेंटल डीक्लटर करने का रोजाना का टूल बन सकती है। और रिव्यू में एक और बात थी जो मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी। क्या? ये शुरुआती और अनुन्नत, मतलब बिगिनर्स एंड एडवांस्ड, दोनों तरह के साधकों के लिए है। यूजुअली किताबें या तो एक के लिए होती हैं या दूसरे के लिए। क्योंकि खुद को देखने का काम कभी खत्म नहीं होता। ये कोई कोर्स नहीं है जिसे आप पूरा करके सर्टिफिकेट ले लेंगे। आईना वही रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप बदलते हैं आपको उसमें और सूक्ष्म चीजें दिखने लगती हैं। अच्छा। एक बिगनर शायद अपने गुस्से या जलन जैसी बड़ी भावनाओं को देखना सीखता है, और एक एडवांस सीकर शायद उन सूक्ष्म विचारों, उन मोटिवेशंस को देखने लगता है जो उस गुस्से की जड़ में है।
ये एक अंतहीन खोज है। लेकिन रिव्यू में एक चेतावनी भी है जो मुझे लगता है सबसे जरूरी फिल्टर है। हाँ बिल्कुल। लिखा है, ये किताब कंफर्ट नहीं देगी, ये आपके सोचने के तरीके को चैलेंज करेगी। और ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, पाठक ढूंढ क्या रहा है? सही। अगर कोई आसान जवाब, जीवन की समस्याओं का कोई 10 स्टेप सोल्यूशन या बस अच्छा महसूस करने की कोई गोली ढूंढ रहा है तो शायद ये किताब उसके लिए नहीं है। नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो सच में अपनी बनी बनाई सोच को चुनौती देने के लिए तैयार हैं, जो इस संभावना का सामना करने के लिए तैयार हैं कि शायद वो सारे विश्वास, वो सारी धारणाएं जिन पर उनकी पूरी जिंदगी टिकी है, वो सिर्फ सेकंड हैंड जानकारी हो सकती हैं। बिल्कुल। आईने में अपनी असलियत देखना हमेशा सुखद नहीं होता। तो कुल मिलाकर इस छोटे से रिव्यू से हमने ये समझा कि द बुक ऑफ लाइफ एक किताब से कहीं ज्यादा एक रोजमर्रा का अभ्यास, एक मेंटल वर्कआउट टूल है। इसका 365 दिन का अनोखा प्रारूप, सोचने के बजाय देखने पर जोर और एक आईने की तरह काम करने का इसका तरीका इसे खास बनाता है। ये जवाब नहीं देती, बल्कि आपको सही सवाल पूछने के लिए तैयार करती है। सही कहा। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज के सूचना और शोर शराबे वाले युग में जहां हमारा सारा ध्यान बाहर की ओर खिंचा हुआ है, सोशल मीडिया, खबरें, मनोरंजन, हर तरफ डिस्ट्रैक्शन, ये हमें एक पैसिव कंज्यूमर से एक एक्टिव ऑब्जर्वर बनने की ओर ले जाती है। बिल्कुल। और इसी विचार पर हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। रिव्यू कहता है कि ये किताब मन के लिए एक आईना है जो हमारे विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब दिखाती है। जी। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम उस आईने में दिखने वाले प्रतिबिंबों को देखने में माहिर हो जाते हैं तो क्या होगा जब हम खुद उस आईने को ही देखना शुरू कर दें? मतलब उस चेतना को, उस कॉन्शियसनेस को ही देखने लगे जो ये सारे प्रतिबिंब बना भी रही है और देख भी रही है।